आप सभी को नमस्कार। अ, आज के ये जो अपनी श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज व्याख्यान माला और सत्य की अनंत खोज। इस व्याख्यान माला में पंचनद शोध संस्थान पूर्वी दिल्ली अध्ययन केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और ये एक विशेष प्रकार की श्रृंखला। और वैसे तो पंचरत्न में हम विभिन्न विषयों पर गोष्ठियां, चर्चा और मुक्त चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा विचार आया, काफी समय से एक चर्चा हमारे अध्ययन केंद्र में चलती रही और उस चर्चा के फलीभूत ऐसा मौका हमें मिला। इस कोरोना के लॉकडाउन के बाद उस चर्चा ने थोड़ा जोर पकड़ा कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इन विषयों पर चर्चा कर सकें। क्योंकि सत्य की अनंत खोज ये जो विषय है, तो क्या ये विषय केवल वेदों के लिए हैं, केवल किताबों के लिए हैं, या व्यवहारिक जो सामान्य आम नागरिक है, जो विद्यार्थी है, जो युवा है और जो बाकी सभी आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी उनकी कोई महत्ता है? क्या वास्तव में इसको उपयोग में लाया जाने सकता है, या केवल पढ़ने और समझने की चीज है? तो इस तरह का एक चर्चा प्रारंभ हुई और उसके बाद ये हमें आज मौका मिला कि डॉक्टर के एस आर्या, जो हमारे पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं और उनका इस विषय पर काफी गहन अध्ययन रहा है, तो ये इस तरह का एक विचार आया कि ये श्रृंखला हम रखें और हम आज के इस समय में इस विषय को समझें और इस विषय को समझ के आगे आने वाली पीढ़ी और आगे आने वाले अपने जो लोग हैं उन तक इस बात को कैसे पहुंचाएं, ये सारे विचार की दृष्टि से इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। और आज के इस शुभ मुहूर्त में इस श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान गोविंद बल्लभ जी से कि वो वेद मंत्रों के साथ, स्वस्ति वाचन के साथ आज के इस श्रृंखला के पहले दिन में और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। गोविंद बल्लभ जी। नमस्कार सभी को। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमाहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिहतायुर्गन्तोः विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी। और इन शुभ मंत्रों के साथ इस आज की इस श्रृंखला को हम विधिवत प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि जब हम हर वर्ष लेक्चर सीरीज के लिए चंडीगढ़ जाया करते थे और विभिन्न अध्ययन केंद्रों से चंडीगढ़ में हमारा ये जो लेक्चर सीरीज का कार्यक्रम रहता था, तब माननीय आर्या जी को कुछ समय के लिए सुनने का अवसर प्राप्त होता था। लेकिन चूंकि वो अपने संगठन से और हमारे मार्गदर्शक और रहे हैं, तो उस तरह से जो हमारे वक्ता होते थे, जो अतिथि होते थे, उनका पूरा सेशन हमें सुनने का मौका मिलता था और आर्या जी का थोड़ा सा उद्बोधन कभी कभी हमें प्राप्त होता था। तो अब ये हमारे पास अवसर है कि हम ये इस विषय पर केवल उनको सुने। और चूंकि वो हमारे अपने हैं, सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं हमारे पंचरत्न पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष संजय मित्तल जी
अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर आर्या जी का परिचय कराएं और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। संजय मित्तल। धन्यवाद रोहित जी। डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य का परिचय अत्यंत विशाल है। वो एक शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कुशल प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में 20 वर्षों तक प्राचार्य रहे हैं और 16 वर्ष तक पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट, सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद और बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य रहे हैं। आप यूजीसी और नेट के भी सदस्य रहे हैं। अखिल भारतीय प्रिंसिपल फोरम के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। डॉक्टर आर्य ने यूरोप, अमेरिका और कनाडा आदि देशों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भी भ्रमण किया है। डॉक्टर आर्य की भारतीय संस्कृति के ग्रंथों के में बहुत रुचि है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान हैं। डॉक्टर आर्य पंचनद शोध संस्थान के संस्थापक सदस्य हैं और वर्तमान में पंचनद शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। रोहित जी। धन्यवाद संजय जी। और मेरा ये सौभाग्य है कि पंचनद शोध संस्थान पूर्वी दिल्ली अध्ययन केंद्र की ओर से मुझे आज डॉक्टर आर्या का इस श्रृंखला में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं पूर्वी दिल्ली अध्ययन केंद्र की ओर से डॉक्टर आर्या का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे बीच में प्रोफेसर कुठियाला भी हैं और जो कि हमारे पंचनद शोध संस्थान के निदेशक हैं। उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है और माननीय खोसला जी के साथ साथ कुठियाला जी ने भी हमारा मार्गदर्शन प्रारंभ किया था और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काफी कार्यक्रम आयोजित किए और ये एक श्रृंखला पूर्वी दिल्ली अध्ययन केंद्र के नाम पर आज हमने रखी है। इसका सौभाग्य मिला। तो मैं इस अवसर पर अनुरोध करूंगा प्रोफेसर कुठियाला जी से कि आज जब हम ये एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं तो इस बारे में भूमिका के रूप में और मार्गदर्शन के रूप में कुछ अपनी बात रखें और फिर हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। माननीय कुठियाला जी। सभी उपस्थित बंधु और भगिनी को नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नैरेटिव बन रहा है, विद्वानों में जो नैरेटिव बन रहा है, खासकर जो सिविलाइजेशनल स्टडीज के जो विद्वान हैं, वो अपने जो आज से 4-5 वर्ष पूर्व जो उनके विश्वास, उनके जो थ्योरीज थी, वो उसको ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। और वो ड्रास्टिक चेंज ये है कि वो रूप से, खुले रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक विश्व का एक समय में जम्बूद्वीप कहा जाता था और उसको भारतवर्ष भी कहा जाता था, जो हिमालय से दक्षिण में, हिमालय की तलहटियों में दोनों तरफ और हिमालय के उत्तर में भी और पश्चिम में भी फैला हुआ और पूर्व में भी फैला हुआ। उसको एक विद्वान ने ऐसे भी किया है कि जहां जहां मानसून पहुंचती है वहां वहां कम से कम ईसा से 5000 वर्ष पूर्व, ये जो आज जो आर्कियोलॉजिस्ट और प्री हिस्टोरियंस हैं, कुछ पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, वो साइंस के आधार पर ये कहते हैं कि एक सभ्यता पनपी थी। और पिछले 2 साल से जो इस सभ्यता के बारे में जो पुस्तकें आ रही हैं, जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं, उनमें ये कहा जा रहा है, एक बार बार ये कहा जा रहा है, और एक जो लेटेस्ट किताब आई है और व्हाट चाइना एंड इंडिया वंस वर, उसमें ये कहा कि जो
17वीं और 18वीं शताब्दी का जो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हुआ, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण से जो आधुनिकीकरण मानव सभ्यता में हुआ, वो पहला आधुनिकीकरण नहीं था, वो मॉडर्नाइजेशन पहला नहीं था। शब्दावली प्रयोग की है, इट इज ए री एंट्री इनटू द मॉडर्नाइजेशन। एक फैक्ट तो ये कि वो इस चीज को मानते हैं कि आज के मानकों के अनुसार भी भारत में वो कम से कम 5000 ईसा पूर्व कहते हैं, परंतु ये धीरे धीरे जो वर्ष है वो पीछे जाते जा रहे हैं। और बहुत से विद्वानों का ये कहना है कि ये 10,000 वर्ष पूर्व तक भी इसको ले जा सकते हैं। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो विषय है ईसा से पूर्व या आज से, ये 20-25 हजार साल तो आराम से जाने वाला है। इस समय एक उन्नत संस्कृति इस भाग में थी। पहली बात तो ये, इस पे हम सबको विश्वास करना और इस पे इस धारणा को अपने मन में डालना और अपने आसपास के समाज में डालना कि एक बहुत उन्नत सभ्यता, संस्कृति इस भाग में हुई है। दूसरा क्यूरोसिटी लेवल है, उस संस्कृति के बारे में, उस सभ्यता के बारे में पूरे विश्व में बड़ी क्यूरोसिटी है कि वो थी क्या, उसका आधार क्या था। ये एक बहुत क्यूरोसिटी है जिससे आजकल मैंने जो थोड़ा रिसर्च वर्क किया, कम से कम 109 विश्वविद्यालयों में, यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इन विषयों पर रिसर्च हो रही है, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में, और अच्छा अच्छा फंड देकर इन विषयों पर रिसर्च हो रही है कि वो सभ्यता थी क्या। तो तीसरी बात, एक तो फैक्ट ऑफ द मैटर हुआ, दूसरा क्यूरियोसिटी हुआ, और तीसरा ये है कि वो ये भी मानते हैं कि सारी सभ्यताएं समाप्त हुई, परंतु इस सभ्यता के अवशेष अभी भी भारत के जनमानस में मिलते हैं। और उन्होंने भारत के जनमानस को भी ये कहा है कि एक भारत का जनमानस है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में उस संस्कृति को छोड़कर पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण कर रहा है, परंतु एक बड़ा एक भाग जो उस संस्कृति को अपने जीवन में अपनाए हुए है, उसको उसने छोड़ा नहीं है। इसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ द थॉट प्रोसेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल रिचुअल्स एंड द बिलीफ सिस्टम दैट कंटिन्यूज, ये तीन चीजें जब विद्वानों के सामने आती हैं तो वो सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या था। सबसे बड़ा बात है कि क्या था। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो जो निष्पक्ष रूप से जो विदेशी लोग या भारतीय लोग इस पे रिसर्च करने का प्रयास करते हैं तो वो चकित रह जाते हैं कि उस समय की जो संस्कृति है वो आज के संदर्भ में, आज की विश्वासों, आज के धारणाओं और आज की प्रचलित जो जीवन व्यवस्था है उससे बहुत बेहतर थी। तो चौथी बात ये कि उनको लगता है कि हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जो लास्ट एनवायरमेंटल मीट, वर्ल्ड एनवायरमेंटल मीट हुआ, उसमें भी ये सामने आया कि जो इस संस्कृति ने जो एनवायरनमेंट के साथ, जो वातावरण के साथ, जो प्रकृति के साथ जो समन्वय किया था, उस समन्वय को समझने और फिर आज के संदर्भ में उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो जब हम इस तरह की बात सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं भी उसको पहचानें। और हम सबको मालूम है कि इस विषय में हमारे बीच में डॉक्टर के.एस. आर्य, कृष्ण जी आर्य का बहुत ज्ञान है और बहुत विश्वास के साथ वो और बहुत कोट करके और सिद्ध करके और वैलिडेट करके अपनी बात को वो कहते हैं। तो ये पंचनद शोध अध्ययन केंद्र जो पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, विशेषकर रोहित जी और कृष्ण जी पांडे, उनका ये जो प्रयास है इस प्रकार की व्याख्यान माला प्रारंभ करने का बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इसका और प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि जो सद्ज्ञान है उसका प्रसार तो अधिक से अधिक जनमानस में होना चाहिए। और अगले व्याख्यान में
हम और अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि अब हम सब लोग बिना किसी भूमिका के माननीय कृष्ण जी आर्य को सुने तो अच्छा रहेगा। इतनी भूमिका ही मुझे लगता है काफ़ी थी। हम सब लोगों के मन में जो प्रश्न उठेंगे वो भी हम आर्य जी से सामने रखेंगे, परंतु सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, जिज्ञासा और अध्ययन, स्वाध्याय या अध्ययन, रिसर्च, विश्वास और विश्वास के आधार पर जिज्ञासाएं, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो कुछ ना कुछ नया ज्ञान जो है, जो विस्मरण हो चुका है, जो भूल चुका है, वो हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में फिर से आएगा ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद माननीय कुठियाला जी। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका की एक आवश्यकता थी वो आपने आज यहाँ रखी है। और एक दो बस छोटी छोटी बातें मैं कहूँगा और उसके बाद हम सीधा डॉक्टर आर्य जी से अनुरोध करेंगे कि जैसे कुछ जिज्ञासा हो सकती हैं और जिज्ञासा समाधान के लिए कुछ प्रश्न आ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, जो माननीय कुठियाला जी ने भी कहा, कि इन सत्रों का जो हमारा उद्देश्य है वो जिज्ञासा समाधान करना नहीं है, उनका उद्देश्य जिज्ञासा जागृत करना है। जो जिज्ञासा जागृत रहनी चाहिए थी और जो हमारे युवा में आज जिज्ञासा स्वयं को जानने की, अपने आप के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जानने की, अपनी संस्कृति के बारे में जानने की जो जिज्ञासा होनी चाहिए थी और जो जिज्ञासा नहीं है, तो इनको जानना और इनकी जिज्ञासा को और बढ़ाना इन सत्रों का उद्देश्य है। और इन जिज्ञासाओं को बढ़ाने के बाद जो हमारा अपना प्रयोगशाला है, हमारे मन की जो प्रयोगशाला है, हमारी अपनी जो अंतर्मुखी एक लेबोरेटरी है, उसमें हम सब लोग रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके कोशिश करेंगे कि हम अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान स्वयं ढूंढें, जिन खोजा तिन पाइया, और उसी सिद्धांत पे चल के हम अपनी जिज्ञासाओं को और बढ़ाते जाएंगे इन श्रृंखला के साथ साथ। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा आती है तो कृपया केवल चैट पे आप वो डाल दें। आज के सत्र में तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हम डॉक्टर आर्य जी से अनुरोध करेंगे कि उनमें से जो जिज्ञासा ऐसी होती है तो वो अपने अगले सत्र में उस जिज्ञासा को समाधान करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि लगभग 40-45 मिनट का उनका उद्बोधन रहना है और 10 से 15 मिनट हम जिज्ञासा समाधान के लिए रखेंगे, तो आज मुझे लगता है कि हम जिज्ञासा समाधान वाला सत्र नहीं ले पाएंगे। तो इसी के साथ ही डॉक्टर आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि जो आज की श्रृंखला का पहला जो विषय है, भारतीय जीवन और संस्कार परंपरा, उस पे आप अपना उद्बोधन रखें डॉक्टर आर्य। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छपेयं तन्मे राध्यतां दम अहं सत्यमुपैमि। पंचनद शोध संस्थान के शोधार्थी बहनों और भाइयों, विचारों से उद्देश्य बनता है, उद्देश्य से कर्म जन्मता है, निरंतर कर्म करने से स्वभाव बन जाता है और स्वभाव हमारे संस्कारों का, हमारे चरित्र का निर्णय करता है और हमारे संस्कार, हमारा चरित्र हमारे भाग्य को बनाने में मदद करते हैं और वही संस्कार हमारे जीवन दिशा के निर्णायक हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य निर्माण का जो अद्भुत कार्यक्रम है वो संसार के और किसी भी देश में हमें देखने को नहीं मिलता। चरक ने अपने ग्रंथ में संस्कार किसे कहते हैं इसका समाधान किया, इसके अर्थ बताए। चरक ने कहा, संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, यानी संस्कार पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों का आधान करने का नाम है। विश्वानि देव सद दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु, जो बुरी चीज हैं वो दूर कीजिए और जो अच्छाइयां हम में लाइए। पंचनद शोध संस्थान का मोटो है
और वो मोटो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। जो भद्र चीजें हैं दूसरी जगह से हमारे पास में आए और हमारे जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करें। जैसे सोना अग्नि में जाकर परिष्कृत होकर के सुसंस्कृत होकर के कुंदन बनता है, जैसे एक खेत की हेज बाड़, उसको जब हम कैंची से सुसंस्कृत करते हैं, काट देते हैं, तो वो सुंदर लगने लगती है। आयुर्वेद में संख्या नाम का एक विष है। संख्या नाम के विष को संस्कारों की भावना देकर जब हम उसको पुटी देते हैं तो अमृत बन जाता है। तो संस्कार किसी वस्तु के स्वरूप को बदल देना, उसे नया रूप दे देना, इसका नाम है। हम अपने समाज में देखते हैं कि बड़ी भौतिक योजनाएं बनती हैं। 5 वर्षीय योजनाएं हैं, 10 वर्षीय योजनाएं हैं, बांध बनाना है, नदियों को खोदना है, सड़क बनाना है, रेलें बिछाना है। ये सभी योजनाएं ठीक हैं, आरंभिक योजनाएं हैं। ये हमारे भौतिक विकास की परिचायक हैं। लेकिन जिन सड़कों, इन बांध को प्रयोग में लाने वाला जो व्यक्ति है, जो जिसके लिए योजनाएं बनी, वो कहाँ है? यदि मानव सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो, यदि दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, तो ये रेल, मोटरें, बांध किस काम के? कहाँ है वह मानव जो प्रलोभनों के प्रचंड बवंडर को तिनकों की तरह परे फेंक दे? नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि जो प्रारंभिक चीज है, जो सबसे आवश्यक चीज है, वो मनुष्य का निर्माण करना है। और मनुष्य का निर्माण करने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति कहती है कि 16 बार मानव को बदलने का, उसके नव निर्माण का प्रयत्न किया जाता रहना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक योजना है, वो भौतिक योजना थी। और इस आध्यात्मिक योजना में जब हम मानव का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं तो ये उसके जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है। 3 संस्कार जो हैं वो प्रीनेटल हैं और 13 संस्कार जो हैं वो पोस्टनेटल हैं। जन्मने से पहले हम 3 संस्कार करते हैं और जन्मने के बाद हम 13 संस्कार करते हैं। तो कई संस्थाएं हैं, कई धर्म हैं, कई मजहब हैं, तो भिन्न भिन्न कहानियां इसके बारे में कहते हैं कि मनुष्य क्या क्या करता है। मनुष्य के संस्कार जो है वो अगर संचित कर्म है तो वो कैसे लिखे जाते हैं। किसी ने कहा कि मनुष्य की पीठ पर 2 फरिश्ते हर समय काम को 2 बहियों में लिखते रहते हैं। किसी ने कहा चित्रगुप्त की बही में एक एक काम, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लिखा जाता रहता है। संसार का शासन जो है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कार्य कारण के नियम में हो रहा है। हर कारण का कार्य अवश्य होता है और जैसे वर्तमान का कारण है वो पिछले जन्म का कार्य है, वर्तमान का जो कार्य है वो पिछले जन्म का कारण है। इस प्रकार से जो कारण कार्य की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है। कर्म किसी रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, कर्म अपनी निशानी या लकीर छोड़ते जाते हैं और यह रेखा मस्तिष्क पर पड़ती है। मस्तिष्क की इन रेखाओं को एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पर्सिनन। पर्सिनन ने इन रेखाओं को नेमे के नाम से कहा और उसका सिद्धांत बन गया नेमे सिद्धांत। नेमे सिद्धांत का अभिप्राय है मस्तिष्क पर पड़ी रेखाओं की संचय शक्ति। जैसे एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ते समय वो एक एक अक्षर को याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, फिर भी अपने पिछले अनुभव एवं संस्कारों के कारण हम दनादन शीघ्र से शीघ्र पढ़ते चले जाते हैं। बाजार में अपने किसी मित्र को देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं तुरंत? क्योंकि पिछले अनुभव व संस्कार हमारे मस्तिष्क में नेमे के रूप में संचित हैं। स्मृति नेमे का एक रूप जो है वो चित्त है। इस चित्त के बारे में मैं आपको फिर
एक लेक्चर में अपनी बात बताऊंगा, क्योंकि हमारे शिव संकल्प के जो मंत्र वेद में आए हैं वो शिव संकल्प के मंत्र कहते हैं कि देव मन है, यक्ष मन है, ज्ञान मन है, प्रत्यग्भान मन है, धृति मन है, चेतस मन है, वशीकरण मन है, और मन के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। आप ये सब विशद व्याख्या सुनने के बाद ये हैरान हो जाएंगे कि हमारे ग्रंथों में कितनी बड़ी साइंस भरी पड़ी है। तो स्मृति जिसको ने कहा, इसका एक रूप चित्त है। मैंने किसी क्लास 3 में कोई चीज पढ़ी, फिर कोई चीज MSc में जाकर के पढ़ी, कुछ तब पढ़ी जब मैं पढ़ाने लगा, लेकिन जब मुझसे उस विषय पर बात की गई तो मेरी सारी 20 साल वाली, 30 साल वाली, 50 साल वाली सारी चीजें इकट्ठी होकर के हस्तामलक के समान मेरे सामने आ गई। ये काम मेरे चित्त का था, चेतस मन का था। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मस्तिष्क में एक संस्कार छोड़कर जाता है। ये संस्कार हमारे आने वाले अनुभवों को बदलते रहते हैं। तो अनुभव से मस्तिष्क के ग्रे मैटर पर अंकित संस्कार को हम एनग्राम कहते हैं। एनग्राम कहलाता है। मस्तिष्क में एक रुचि, एक प्रवृत्ति का अगले काम करने का बन जाता है। इस प्रकार संस्कारों का से जाना ही कर्म का लिखना है। जैसे भोजन शरीर में अलग अलग तत्वों के रूप में बैठा नहीं रहता, वह पचकर शरीर बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे अच्छे भोजन से स्वस्थ शरीर बनता है, बुरे भोजन से अस्वस्थ शरीर बनता है, कर्मों का फल भी इसी प्रकार संस्कार बनाते हैं। अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनते हैं, और जो अच्छे संस्कार को मन पर लिखे जाने से अच्छी रुचि बन जाती है मन, और मनुष्य अच्छी दिशा में चल पड़ता है। शुभ संस्कार, शुभ रुचि, शुभ प्रवृत्ति, ये अच्छे कर्मों का भोग है। जैसे वृक्ष में बीज समा जाता है, वृक्ष का सूक्ष्म रूप बीज है, तो बीज, वृक्ष बीज का फैलाव है। वैसे ही हमारे सभी कर्म जो हैं संस्कार में समा जाते हैं। संस्कारों का रूप धारण कर कर्म संस्कार का फैलाव है। लेने के बाद, संस्कारों का रूप धारण कर लेने के बाद कर्म की अलग से सत्ता नहीं रहती। इन संस्कारों का बन जाना ही कर्मों का भुगतान है। स्वभाव जो है ये प्रत्येक कर्म का योगफल है। लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो एक आदमी चोरी करता है, तो पहली बार जब वो चोरी करेगा तो डरते डरते करेगा। दूसरी बार चोरी करेगा तो उसको डर कम लगेगा, और तीसरी बार अगर वो चोरी करेगा, अगर पकड़ा नहीं गया तो वो दिलेरी से चोरी करेगा। तो संस्कार उसके चोरी के बन गए, यानी चोरी के जीन उसके अंदर पैदा हो गए। संस्कार दो प्रकार के हैं, एक हेरिडिटरी आनुवंशिकी संस्कार हैं, दूसरे ये संस्कार जो हेरिडिटरी हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्मों से लिए हैं, और दूसरे एक्वायर्ड संस्कार हैं। जो एक्वायर्ड संस्कार हैं वो हम अपने वातावरण से लेते हैं। ऐसे आनुवंशिकी प्रभाव को जानने के लिए कुछ प्रयोग किए गए थे, मैं उन प्रयोगों की बात करूंगा आपको। पीडिग्री एनालिसिस के कुछ प्रयोग हुए थे, और वो आनुवंशिकी जो एक्सपेरिमेंट थे वो गाल्टन ने किए, और गाल्टन ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जर्म प्लाज्म आर्य जी, में आप पानी पी लीजिए। कोई नहीं, ठीक है, मंगाया मैंने। और आनुवंशिकी के इस जर्म प्लाज्म की थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट विजमैन ने आगे बढ़ाया। उसने जो थ्योरी दी वो दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो है दो प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है। एक है सोमेटिक सेल्स, दूसरे हैं जेनरेटिव सेल्स।
जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं, गुणसूत्र पिता से और माता से होते हैं, और जनरेटिव सेल जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और जो जनरेटिव सेल्स हैं उनमें प्रत्येक गुणसूत्र में, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम में छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको जीन्स कहते हैं। जीन्स का मतलब वाहकणु। ये वाहकणु जो हैं इनसे, इनके द्वारा हमने एक आनुवंशिकी और हेरेडिटी का अध्ययन किया, और ये एक वंश था। ये सारे जितने स्टडीज हैं बाहर हुई हैं, भारत में कोई स्टडी नहीं हुई। ये एक वंश था ज्यूक वंश। ज्यूक वंश की सन 1877 में ये देखा न्यूयॉर्क में। उस समय शुरू में इसके 1720 आदमियों को ट्रेस किया। उसमें से करते करते 1200 व्यक्ति को से संपर्क किया गया, और जो 1200 व्यक्ति थे उनका जब अध्ययन किया तो देखा उनमें से 440 तो बीमार थे, 310 उसमें से भिखारी थे, 130 उनमें से अपराधी थे, 7 उनमें से ऐसे थे जिन्होंने कत्ल किए थे। जो आधी संख्या की थी वो अधिकांश वेश्याएं थी। 1915 में फिर इन व्यक्तियों को देखा गया तो 2820 व्यक्ति मिले, जिनमें से 500 पागल थे। तो ये पता लगा, कंक्लूजन ये हुआ कि इस वंश में जो पेडिग्री में जो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, वो खराब जीन्स हैं, उनके संस्कार अच्छे नहीं थे। इसी प्रकार से एक दूसरी स्टडी हुई, दूसरा वंश था। इस वंश का नाम था कालिकाक वंश। ये कालिकाक वंश का जो एक मुख्य पुरुष था उसका नाम था मार्टिन कालिकाक। इसकी 2 वाइफ्स थी। एक वाइफ्स नॉर्मल थी, एक स्त्री मंद बुद्धि थी। जो मंद बुद्धि थी उसके जितने पुत्र थे वो मंद बुद्धि हुए। जो वाइफ नॉर्मल थी उसके सारी संतान नॉर्मल हुए। एक तीसरा वंश था जोनाथन एडवर्ड वंश। इसकी सन 1900 में 1394 का पता लगा। इस 1394 में 245 कॉलेज के ग्रेजुएट थे, 13 कॉलेज के प्रेसिडेंट हुए, एक यूएस का वाइस प्रेसिडेंट बना, और अधिकांश व्यक्ति इस परिवार से संबंधित उच्च कोटि के व्यवसायी थे और कोई भी अपराधी नहीं बना। इसका अर्थ ये हुआ, इस परिवार में, इस वंश में, इस जो जीन्स थे वो जीन्स अच्छे थे। ये पुरानी बात थी, आनुवंशिकी की बात। लेकिन जो आज के ज़माने में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिनमें कि हम, ये तो हेरेडिटरी थे, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कहा कि सुपरमैन का निर्माण करना संभव है। रूस के डॉक्टर ए नेफास, इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से निर्णय निकाला कि उच्च कोटि के मानव का निर्माण संभव है। यानी अगर हम चाहें अच्छा कलाकार पैदा कर सकते हैं, अच्छा दार्शनिक पैदा कर सकते हैं, अच्छा वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, अच्छा लेखक कवि अपनी इच्छा के अनुसार पैदा कर सकते हैं। तो ये पता लगा कि आनुवंशिकी एवं पर्यावरण, इनमें से दोनों ही संतान कैसी हो, उसके संस्कार कैसे हो, इसका निर्णय करती है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा अधिक प्रभावी है, हेरेडिटरी चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं कि पर्यावरण की चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं, इस पर भी प्रयोग किए गए। इस पर पहला प्रयोग था ट्विन्स इन आइडेंटिकल एनवायरनमेंट। तो ट्विन 2 किस्म के होते हैं, एक डाइजाइगोटिक होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक का मतलब, अगर माता के गर्भ में 2 एग 2 अलग स्पर्म से
फर्टिलाइज हो जाए तो, और दोनों एम्ब्रियो बनाएं और दोनों आगे बच्चा बनाए, तो ये ट्विन जाइगोटिक होगा। लेकिन अगर एक एग को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और वो आगे डिवाइड होकर के दो एम्ब्रियो बन गए और दो उससे बच्चे बन गए, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन है। ये इन ट्विन्स पर एक्सपेरिमेंट किया। 5 सिस्टर्स थी, इनको डायोनी पंचक के नाम से जाना जाता था। ये विलियम ई ब्लाट्स ने किया एक्सपेरिमेंट। उसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम भी था द 5 सिस्टर्स। ये पांचों जो बहनें थी, 3 वर्ष की एज में, उम्र में इनके गुणों की परीक्षा ली गई और परीक्षा लेने के लिए जो क्राइटेरिया रखा वो सोशल सक्सेस, सोशल पॉपुलैरिटी और सोशल इंटरेस्ट, इन गुणों की परीक्षा ली गई। और इन 5 बहनों के नाम थे एनेट, सेसिल, एमिली, मेरी और यूनी। और जो परिणाम निकला, उस परिणाम से हम ये कह सकते हैं कि पांचों बहनों में विषमताएं निकली, और तो ट्विन थी इसलिए विषमताएं निकली। इसका अभिप्राय ये हुआ कि पूर्व जन्म के जो संस्कार जिसके अंदर जिस कैरेक्टर के लिए ज्यादा थे, वो कैरेक्टर उसका अधिक विकसित हुआ। ये प्रूव करता है कि जो हम संस्कार पूर्व जन्म से भी लेकर के आते हैं। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ट्विन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये तो ट्विन थे जिसको कि सेम एनवायरनमेंट में रखा था, अब ट्विन जो थे डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बायोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट का नाम था न्यूमैन, साइकोलॉजिस्ट का नाम था फ्रीमैन और मैथमेटिशियन का नाम था हॉल्जिंगर। 19 जोड़ों की इन्होंने स्टडी करी। 19 ट्विन्स की मानसिक योग्यताओं में समानता थी शुरू में, और इन्हें भिन्न भिन्न घरों में, भिन्न भिन्न पर्यावरण में रखा गया। इनके मानसिक स्तर में बहुत भिन्नता पाई गई। परिणाम यह निकला कि पर्यावरण का भी मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और डिफरेंट हेरिडिटी इन आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किया फोस्टर चिल्ड्रन पर, और फोस्टर चिल्ड्रन का एक्सपेरिमेंट एक मिस बर्क्स का एक्सपेरिमेंट था, जिसने निर्णय ये निकाला कि 80% हेरिडिटी काम करती है और 20% पर्यावरण का असर होता है। और जो फ्रीमैन का एक्सपेरिमेंट था, उसने कहा कि अर्ली एज में फोस्टर होम में भर्ती करने से अधिक अच्छा विकास होता है। और आयोवा यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ, 50 नाजायज बच्चों पर परीक्षण किया गया। 6 महीने की आयु में फोस्टर होम में एडमिट 16 बच्चों की मदर का इंटेलिजेंट कोशेंट 71 था। फोस्टर होम में 2 साल रहने के बाद उन बच्चों का इंटेलिजेंट कोशेंट जो था वो 71 से बढ़कर 117 बढ़ गया। तो कंक्लूजन ये हुआ कि एनवायरनमेंट जो है वो भी काफी इफेक्टिव होता है। इन सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात हैं। भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि माता पिता के संस्कार और अपने इधर उधर के वातावरण से लिए हुए संस्कार मनुष्य के निर्माण का निर्णय करते हैं कि वो कैसा संस्कार होगा। बंधुओं, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार को भारतीय संस्कृति में एक सामाजिक क्रिया माना जाता था। ये वैयक्तिक क्रिया नहीं थी। ये हनीमून एलोन वाइफ एंड हस्बैंड के बीच का नहीं था, ये सामाजिक क्रिया थी। आपको उदाहरण दूंगा। अभिमन्यु अभी सुभद्रा के पेट में था, चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं सका, क्योंकि अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह से निकलने की बात नहीं कही थी, जबकि अर्जुन उसके गर्भ में था। अष्टावक्र ने गर्भावस्था में ही सारा वेदांत सीख लिया था।
मदालसा गर्भावस्था में गाया करती थी, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि। हे मेरे बेटे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, संसार की माया से निर्लिप्त है। ये वो जब गर्भ में बच्चा धारण करती थी तो ये गाया करती थी। इसलिए उसकी 8 संतानें ब्रह्मर्षि बन गई। उसके पति ने कहा कि ऐसे वंश कैसे चलेगा, ये जो तुम्हारी 8 संतान थी ये सारी ब्रह्मर्षि बन गई, अब आगे कैसे चलेंगे। तो इसलिए उसकी मदालसा ने 9वें पुत्र के समय अपने विचार संस्कार को बदल दिया। तब 9वां पुत्र सर्वगुण संपन्न क्षत्रिय हुआ। यूएस के प्रेसिडेंट गारफील्ड का हत्यारा गीटू जब गर्भ में था तो उसकी माता ने गर्भपात का प्रयत्न किया, गर्भपात एबॉर्शन का प्रयत्न किया। माता के संस्कार ने उसे हत्यारा बना दिया। और एग्जाम्पल है, नेपोलियन की गर्भवती माता नित्य सैनिकों की परेड देखा करती थी और रोमांचित होती थी, इसलिए उसका पुत्र नेपोलियन महायोद्धा बना। बिस्मार्क की मां नेपोलियन की फ्रेंच सेनाओं द्वारा ध्वस्त किए गए खंडरों को देख करके दुखी होती थी और रोती थी, इसलिए जब बिस्मार्क पैदा हुआ उसके मन में फ्रांस से बदला लेने की तड़प जाग उठी। तो बंधुओं, इतने उदाहरण मैंने आपको दिए भारत से, भारत के बाहर से, कि गर्भाधान जो है ये एक ऐसा संस्कार है जिसमें कि मानवता का निर्माण हम उस दिन से प्रारंभ कर देते हैं जिस दिन हम इस संस्कार को जनता के सामने, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने इसका पूरा संस्कार का हम कार्य क्रम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गर्भाधान संस्कार का बहुत डिटेल में वर्णन है। मैक्स मूलर ने जब बृहदारण्यक उपनिषद का ट्रांसलेशन किया तो इस चैप्टर को जो गर्भाधान के संबंध में था अश्लील कह करके इसका अनुवाद इंग्लिश में नहीं किया, सारा बाकी अनुवाद इंग्लिश में किया। इस चैप्टर का अनुवाद उसने लैटिन में किया। सुश्रुत में इसका विस्तार से वर्णन है। गर्भाधान की आयु क्या हो, ऋतु क्षेत्र क्या हो, कन्या क्या कैसा हो, पुत्र कैसा हो, इसका महत्व क्या है, सारा वर्णन दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब तक संतान गर्भ में रहती है उसके शरीर व मन को अपनी इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है। जो माताएं जन्म लेने के बाद संतान के बिगड़ने की बात को लेकर रोती हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो समय बच्चे को ढालने का था वह उन्होंने खो दिया। ढलते समय ही उसे इच्छा के अनुसार ढाला जा सकता था, ढलने के बाद दिशा देना कठिन हो जाता है। गर्भ में 2 दिशाओं में निर्माण होता है, एक शारीरिक निर्माण, शारीरिक विकास के लिए, उसके लिए पुंसवन संस्कार बताया। दूसरा है निर्माण मानसिक विकास के लिए होता है, उसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार में हमने ये सुनिश्चित किया और उस सारे समय में हमने ये देखा कि हमारी संतान एक सुसंस्कृत और सबल और उच्च चरित्र वाली हो। उसके बाद अरे सर, आप अपना कैमरा बंद कर दें सर, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है बीच में। आप सर इंटरनेट का सर वो इशू है आपका। नहीं, प्रदीप जी हमारे पास आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रेक नहीं हो रही, हल्की हल्की? नहीं, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर तो मेरे को लग रहा बीच में ब्रेक, कभी कभी बीच में ब्रेक हो रही थी। कैमरा बंद कर दिया मैंने। तो संस्कार के बाद दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। जो पुंसवन संस्कार है उसमें सबसे पहले निश्चित करें कि गर्भ स्थित हो गया। यह निश्चय गर्भ के दूसरे या तीसरे मास में हो जाता है। तो इसमें 2 खतरे हैं। गर्भपात होने का डर रहता है, असावधानी होने से, स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने से, संतान का ठीक तरह से विकसित न होना, ये भी हो सकता है। तो हमारे लिए क्या जानना आवश्यक है? गर्भ स्थित होने के लक्षण क्या है, गर्भ भ्रंश न हो इसके लिए सावधानियां क्या बरतें, शरीर विकास के लिए क्या औषधोपचार करें,
पुष्टि के लिए क्या पथ्य और अपथ्य खाएं, ये सूत्र 70, 71 और 72 में लिखा हुआ है। गर्भभ्रंश रोकने की औषधियों का ज्ञान चरक संहिता के सूत्र 40 से 44 में इन सब का जिक्र किया हुआ है। और पुंसवन का अर्थ होता है पुन सवन, पौरुष युक्त संतान। पौरुष युक्त संतान का अभिप्राय है हृष्ट पुष्ट संतान, बलशाली संतान। पंजाब में इसे छोटी रीतें चढ़ना भी कहते हैं। दूसरे या तीसरे महीने में इसको किया जाता है और इसमें महिला को, गर्भवती महिला को वट वृक्ष की कोंपलें सुंघाई जाती हैं, गिलोय ब्रह्मी खिलाई जाती है दूसरे तीसरे मास में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये देखा जाता है कि पति पत्नी के पेट पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा लेता है कि मैं पूरा सहयोग इस बच्चे को स्वस्थ पैदा करने के लिए करेंगे। ये तो था पुंसवन। लेकिन 8वें मास में उसके बाद तीसरा संस्कार है जो 6ठे से 8वें मास के 7वें मास के बीच होता है, जिसको सीमंतोन्नयन कहते हैं। सीमंत का अर्थ है खोपड़ी। ये जो सिर है, इसकी सिर में जो हमारी ये 5-6 हड्डियां हैं, इन हड्डियों के जोड़ को सीमंत कहते हैं, हड्डियों के जोड़ को। ये हड्डियां सुश्रुत में आया भी है, पंच संधयः शिरसि विभक्तः सीमंतः तत्राघाते व उन्माद भय चेष्टा नाशे मरणम। यानी 5 सिर 5 संधियों में बटा हुआ है। इसमें चोट लगने से के भय से, उन्माद से, चेष्टा उन्माद से या चेष्टा न कर सकने से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सीमंत उन्नयन, उन्नयन का मतलब विकास, सिर की खोपड़ी संधियों का विकास, यानी मस्तिष्क के विकास के लिए पति अपने हाथ से पत्नी के केशों में तेल कंघी और करके जूड़ा बांध करके यज्ञशाला में आए और दोनों का ध्यान संतान के मानसिक विकास की ओर लग जाए। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 4थे मास में ब्रेन सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। 8वें मास में शरीर, मस्तिष्क, हृदय पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और इस समय गर्भवती महिला को दोहृद कहते हैं। और दोहृद का अभिप्राय ये होता है, उसके 2 हृदय हैं, एक माता का अपना हृदय है, एक गर्भस्थ शिशु का हृदय है। इस समय भिन्न भिन्न संकल्प, विकल्प, तीव्र इच्छा जागने शुरू हो जाती है, क्योंकि माता व शिशु एक नाल के द्वारा जुड़े रहते हैं। संतान श्वास नहीं लेता, माता श्वास लेती है। संतान खाना नहीं खाता, माता खाना खाती है। माता के रक्त से उसके रक्त में भोजन जाता है, माता की ऑक्सीजन शरीर की उसके शरीर में रक्त के द्वारा जाती है। तो दोनों की इसलिए बच्चे की और माता की एक समान रुचि, एक समान इच्छा होती है। आपने देखा होगा कई बार माताएं कोई इस अवधि में 4 से 6, 8 साल, 8 महीने की अवधि में चाक खाती हैं, चूना खाती हैं, और जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं वो भी मिट्टी खाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है। वृद्धि के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये 4 से 8 महीने का जो समय है, शिशु का मन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण क्रियाशील होने लगता है। इस कारण माता में भिन्न भिन्न संकल्प, इच्छा जागृत होती है। जो माता की इच्छा जागृत होती है वो बच्चे की पूर्व जन्म के संस्कारों की इच्छाओं के जागृत होने का परिणाम होती है। इस क्रिटिकल पीरियड में सब कुछ माता के हाथ में है कि वह बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कारों पर अपने संस्कार अंकित करती है या नहीं। इसी में मानव के नव निर्माण का रहस्य छिपा हुआ है। तो बंधुओं, ये कुछ जो प्रीनेटल संस्कार थे, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार का वर्णन मैंने किया। इसी बात को हम आगे ले जाएंगे और वो अगले वक्तव्य में ले जाएंगे। जात कर्म संस्कार पहला है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उसका जात कर्म संस्कार होता है। ये ध्यान रहे कि 8 वर्ष की आयु तक 12 संस्कार हो चुके होते हैं, 12 संस्कार हो चुके होते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा।
ये संस्कार एक के बाद दूसरा इसलिए होते हैं कि ये अवस्था 8 वर्ष तक की ऐसी है जिसमें कि बच्चे का निर्माण जो होना है वो हो गया। 8 वर्ष के बाद उसके मस्तिष्क का निर्माण आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमारे यहाँ जितने संस्कार हैं, वैज्ञानिक भी आज के यही कहते हैं कि 6 साल या 8 साल तक वो मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, उसके बाद विकास नहीं होता। हमारी जो धर्म ग्रंथ है वो भी इस बात को कहते हैं। तो हमारी जो संस्कार पद्धति है तो मनुष्य के संपूर्ण निर्माण की, उसको संतुलित रूप से परफेक्ट इंसान बनाने की पद्धति है। और उस पद्धति में विज्ञान कहाँ खड़ा है, हमारी संस्कृति कहाँ खड़ी है, दोनों का तारतम्य कहाँ है, ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। और इन शब्दों के साथ मैं आज का जो वक्तव्य है उसको तो समाप्त करता हूँ। और नेक्स्ट जब ये पांडे जी शुरू करेंगे तो उसमें फिर हम आगे विचार आपके साथ करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आर्य जी। और प्रारंभ में ही बहुत सारा रिसर्च और जो भारत के बाहर रिसर्च हुआ है उन सबकी चर्चा आपने यहाँ पे करी। और चूंकि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि अभी हम सुनने का क्रम रखेंगे, तो मैं माननीय केसी पांडे जी यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक बार धन्यवाद करके और कल्याण मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और फिर अगले जो कार्यक्रम की सूचना जो विषय है वो आपके पास पहुंचेगा। और दिन शुक्रवार ही रहेगा और समय में यदि कोई परिवर्तन करना होगा तो वो उस अगले समाचार में आपके पास आएगा। पांडे जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, धन्यवाद देव जी। माननीय आर्य जी का इतना सारगर्भित और इतना विद्वतापूर्ण जिस प्रकार का व्याख्यान हम सब लोगों ने सुना, और निश्चित रूप से जो हम उम्मीद कर रहे थे और जो हमें विश्वास था, उसी विश्वास को लेकर के हम ये श्रृंखला हमारी रहेगी। इसमें बहुत सारे जो विज्ञान के जो बिंदु हैं वो हमारे सामने आएंगे। और माननीय आर्य जी का जो गहन अध्ययन है और जो चिंतन है, वो चिंतन का लाभ पंचनद के समस्त केंद्रों को और बाकी समाज के अन्य लोगों को भी मिलेगा। और ये सारी चीजें हम फेसबुक यूट्यूब पर भी उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसा एक है। आज सब लोग, जितने भी केंद्रों के लोग इस आज के व्याख्यान में सम्मिलित हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आगे जो भी व्याख्यान जितने भी होंगे उन सब में वो रहें और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों, अधिक से अधिक लोगों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास हम करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों का इसका लाभ मिलेगा। और माननीय आर्य जी जिस प्रकार से बिल्कुल ठीक समय से वो आते हैं और ठीक समय पर उन्होंने अपना व्याख्यान समाप्त किया। समय के बड़े वो बहुत ही पाबंद हैं, इसलिए हम सबसे मेरा अनुरोध है कि सब समय से ही जुड़ें ताकि पूरा लाभ उस व्याख्यान का हम ले सकें। तो इसी आशा के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय आर्य जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस व्याख्यान को देने के लिए इतने हमारा अनुरोध स्वीकार किया है और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत आभार। कल्याण मंत्र के साथ हम आज का इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। मैं बोलता हूँ, सब लोग सामूहिक बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति